गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो आज हम लोग देखेंगे, आज का हम लोग का टॉपिक है पेडिग्री एनालिसिस। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने क्या देखा था? सेक्स डिटर्मिनेशन, है ना। सेक्स डिटर्मिनेशन पिछले क्लास का टॉपिक था, लेकिन आज सेक्स डिटर्मिनेशन के बाद जो टॉपिक है एनसीईआरटी में वो है म्यूटेशन। सेक्स डिटर्मिनेशन के बाद का टॉपिक म्यूटेशन है एनसीईआरटी में, बट आज हम लोग ये म्यूटेशन नहीं पढ़ेंगे। आज पढ़ेंगे म्यूटेशन के बाद का टॉपिक पेडिग्री एनालिसिस। क्यों? क्योंकि म्यूटेशन जानने के लिए हम लोग को जेनेटिक कोड जानना होगा, डीएनए जानना होगा। ठीक है, डीएनए एंड जेनेटिक कोड एक ऐसा टॉपिक है जो नेक्स्ट चैप्टर में दिया हुआ है ना, इस चैप्टर में नहीं दिया हुआ है। इसलिए जेनेटिक कोड एंड डीएनए के बारे में जानने के बाद हम लोग म्यूटेशन पढ़ेंगे। और म्यूटेशन अगले चैप्टर में भी है, इस चैप्टर में भी है। इस चैप्टर में थोड़ा शॉर्ट से दिया हुआ है, नेक्स्ट चैप्टर में भी बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन इसको पढ़ने के बाद पढ़ते हैं। तो पेडिग्री एनालिसिस में सबसे पहले ये जानते हैं हम लोग, पेडिग्री का मतलब क्या है। पेडिग्री का मतलब है फैमिली हिस्ट्री। ओके, फैमिली हिस्ट्री डिटेल्स। ठीक है, पेडिग्री का मतलब फैमिली हिस्ट्री, किसी भी ह्यूमन का फैमिली हिस्ट्री। एनालिसिस का मतलब ऑब्जर्वेशन, किसी भी ह्यूमन का फैमिली हिस्ट्री का ऑब्जर्वेशन। क्या ऑब्जर्व करेंगे हम लोग? उसमें ये ऑब्जर्व करेंगे कि कौन सा डिजीज इसमें रन कर रहा है। ठीक है, किस डिजीज का कौन सा जीन रन कर रहा है। मतलब एक तरह से समझ लो कि मेंडल ने जो प्लांट के ऊपर किया था, हम लोग ह्यूमन के ऊपर करेंगे, लेकिन ये एक्सपेरिमेंट नहीं है। मेंडल ने तो एक्सपेरिमेंट किया था, हम लोग ह्यूमन के ऊपर एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते, है ना। क्योंकि मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट के रिक्वायरमेंट के अनुसार किसी भी प्लांट को सेलेक्ट कर लिया था, लेकिन ह्यूमन पे ये इस तरह का एक्सपेरिमेंट पॉसिबल नहीं है। और एक्सपेरिमेंट होता भी है, मान लो रिप्रोडक्शन होता है किसी भी डिजायर्ड मैन एंड वुमेन का, डिजायर्ड मैन एंड वुमेन के साथ मान लो हम लोग करा भी देते हैं, तो उसके बाद क्या होगा? ऑप्शरिंग कितना आएगा? एक ही ऑप्शरिंग आएगा एक बार में जनरली। लेकिन प्लांट में क्या होता है, एक बार में बहुत सारा आता है, जिससे ऑब्जर्वेशन आसान हो जाता है। ह्यूमन में ये सब डिफिकल्टीज के कारण हम लोग एक्सपेरिमेंट नहीं करेंगे, पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, तो पेडिग्री एनालिसिस में हम लोग एक थ्योरेटिकल एक डाटा के ऊपर हम लोग एनालिसिस करते हैं और ये जानते हैं कि उसमें कौन सा जीन रन कर रहा है। ठीक है, तो इसमें कुछ सिंबल्स का यूज करके हम लोग ये प्रेडिक्शन करते हैं। ठीक है, एक पहले फैमिली ट्री बनाया जा रहा है। देखो, एक मान लो ये मदर है, ये फादर है, इस तरह से किया जाता है। मदर है, फादर है, फिर इसका सन है, ये डॉटर है, एक और सन है। ठीक है, इस सन का शादी किसी फीमेल के साथ, अदर फीमेल के साथ हुआ, फिर इसका भी कुछ बच्चा है ना। फिर इसका किसी और के साथ शादी हुआ, फिर इसका भी कुछ बच्चा है। तो ये हो गया फैमिली ट्री, है ना। फर्स्ट देखो, ये पेरेंट हुआ, उसके बाद का जनरेशन ये हुआ, उसके बाद का जनरेशन ये हुआ, इसके बाद का जनरेशन ये हुआ, है ना। ये एक फैमिली ट्री हो गया। और इसी से हम लोग एनालाइज करते हैं कि इस फैमिली ट्री में, इस फैमिली हिस्ट्री में कौन सा डिजीज रन कर रहा है। पेडिग्री एनालिसिस में यही करना होता है कि कौन सा डिजीज रन कर रहा है और कौन सा नहीं कर रहा है। ठीक है, तो कैसे करते हैं? देखो, इसके लिए कुछ सिम्बॉल्स यूज किया जाता है। अगर सर्कुलर सिम्बॉल है इसमें तो कहा जाएगा वो फीमेल। अगर स्क्वायर शेप्ड रहेगा तो कहेंगे उसको हम लोग मेल। ठीक है, अगर इस तरह का कोई मिला, इस तरह का शेप अगर कुछ इसमें कुछ मिला फैमिली ट्री में किसी के, तो होगा सेक्स अनस्पेसिफाइड, मतलब अननोन सेक्स, मेल है फीमेल ये पता नहीं है। और अगर मान लो कोई भी सिंबल के अंदर किसी तरह का, मतलब इस तरह का शेडिंग हो जाए, इस तरह का अगर शेडिंग दिखाया जाए तो समझो वो अफेक्टेड है। अफेक्टेड का मतलब इसे कोई डिजीज है। ठीक है, उसके बाद अगर कोई हॉरिजॉन्टल लाइन है, दो सिंबल के बीच में हॉरिजॉन्टल लाइन, इसका मतलब मेटिंग का मतलब ये दोनों मैरिड है और ये दोनों रिप्रोडक्शन कर सकता है। उसके बाद देखते हैं, अगर डबल लाइन होगा तो वो होगा कॉन्सैंग्यूनस मेटिंग। ठीक है, कॉन्सैंग्यूनस मेटिंग का मतलब
मेटिंग बिटवीन रिलेटिव्स, ठीक है, रिलेटिव के बीच में ही मेटिंग होगा, तो उसको हम लोग सिंबलाइज करेंगे किस तरह से, डबल हॉरिजॉन्टल लाइन से। ये तो हम एग्जांपल के लिए बताए थे, इसमें सब कुछ नहीं है इसमें का, ठीक है। तो डबल हॉरिजॉन्टल लाइन रहेगा तो समझेंगे हम लोग वो ये दोनों एक दूसरे का रिलेटिव है और इन दोनों के बीच में मेटिंग हो रहा है, ठीक है। और ये एक दूसरे का रिलेटिव नहीं है और इन दोनों के बीच में मेटिंग हो रहा है, ठीक है। और अगर मान लो ये तो मेटिंग हुआ, इसमें मान लो ये नीचे वर्टिकल लाइन हुआ, वर्टिकल लाइन के नीचे एक और सिंबल है, इसका मतलब ये इस पेरेंट का ये डॉटर हो गया, है ना। फिर एक और मान लो सन बनाना हो, इस तरह से ये इस पेरेंट का सन हो गया, एक और डॉटर, तो हम समझ लो कि ये तीनों चिल्ड्रेन इस पेरेंट का है, सिंपल है। उसके बाद मान लो कि इसमें कोई शेडिंग है तो क्या कहेंगे, ये अफेक्टेड सन है इस पेरेंट का, ओके, यहाँ पे बताया गया, ठीक है। एक सिंबल एक और रह गया ये कि मान लो किसी सिंबल के अंदर कोई नंबर लिखा है, इसका मतलब ये 5 लिखा है, इसका मतलब 5 इंडिविजुअल्स, है ना। मान लो ये 5 बार ऐसे करने से अच्छा है कि एक ही बार करके उसमें नंबर कोई लिख दो, ठीक है। तो ये था सिंबल। अब इन सिंबल्स को कैसे यूज किया जाता है ये बताते हैं। इन सिंबल्स का यूज करके हम लोग किसी भी फैमिली ट्री में डिजीज को पहचानते हैं, ठीक है, डिजीज को पहचानते हैं कि कौन सा डिजीज इसमें रन कर रहा है, ठीक है। क्वेश्चन इसी तरह से रहेगा, एमसीक्यू में एक फैमिली ट्री बना रहेगा और पूछा जाएगा कि बताओ इसमें कौन सा डिजीज है। तो टोटल 4 तरह का ही डिजीज होता है, 4 ही तरह का डिजीज हम लोग को पहचानना है, ठीक है। तो कौन कौन से 4 तरह का ये हम बताते हैं। देखो नंबर 1 है ऑटोजोमल डोमिनेंट डिजीज। ऑटोजोमल डोमिनेंट डिजीज तभी होगा जब ईच जनरेशन इज अफेक्टेड एटलीस्ट 1, मतलब उसके हर जनरेशन में कोई एक जरूर अफेक्टेड होगा, ठीक है। ऑटोजोमल डोमिनेंट डिजीज तभी हम लोग बोलेंगे जब उसके हर जनरेशन में कोई एक जरूर अफेक्टेड होगा, ठीक है। मान लो कि ये जनरेशन है, इसके बाद ये जनरेशन है, इसके बाद कोई और जनरेशन होगा, तो सब में कोई ना कोई अफेक्टेड होगा, तब उसको कहेंगे हम लोग ऑटोजोमल डोमिनेंट डिजीज, ठीक है। उसके बाद क्या है, अफेक्टेड पैरेंट कैन हैव अनअफेक्टेड चाइल्ड, ठीक है। फर्स्ट लाइन में क्या बताया गया कि उसके पास हर जनरेशन में, उस फैमिली ट्री में हर जनरेशन में कोई ना कोई अफेक्टेड होगा। दूसरा लाइन इसका यह फीचर है कि अफेक्टेड पेरेंट के पास कोई ऐसा भी हो सकता है कि उसके पास अनअफेक्टेड चाइल्ड भी हो। ऐसा नहीं है कि ये अगर अफेक्टेड है तो इसका हर चाइल्ड अफेक्टेड हो, ऐसा नहीं है, ठीक है। हर सबके सब अफेक्टेड हो ऐसा नहीं है, ठीक है। कोई एक भी अफेक्टेड होगा तब भी वो ऑटोजोमल डोमिनेंट होगा, ठीक है। तो दोनों लाइन यहाँ पे क्या है, हर जनरेशन में कोई ना कोई अफेक्टेड मिलेगा, कम से कम 1 मिलना चाहिए, और अफेक्टेड पेरेंट के पास अनअफेक्टेड सन या चाइल्ड, सन या डॉटर होना चाहिए, हो भी सकता है, ये भी हो सकता है, ठीक है। दूसरा है ऑटोजोमल रिसेसिव डिजीज, ठीक है। ऑटोजोमल रिसेसिव जस्ट इसका उल्टा है, ईच जनरेशन इज अफेक्टेड, मतलब इसमें क्या होगा, सम जनरेशन इज स्किप्ड, मतलब इसमें कोई ऐसा भी जनरेशन होगा जो गैप होगा, किसी जनरेशन में कोई भी चाइल्ड अफेक्टेड नहीं हो, ऐसा हो सकता है ऑटोजोमल रिसेसिव में, ठीक है। कोई ऐसा फैमिली ट्री बने जिसमें ऐसा भी जनरेशन तुमको मिले, ऐसा जनरेशन मिले जिसमें
कोई भी अफेक्टेड नहीं है तो वो ऑटोजोमल रिसेसिव हो सकता है। ठीक है, जनरेशन समझ रहे होगे तुम लोग। जनरेशन का मतलब ये पेरेंट, इसका जितना भी बच्चा हुआ सबके सब एक ही जनरेशन में, फिर इसके नीचे इसका शादी के बाद, इसके बाद जितना भी इसका बच्चा होगा, या फिर इसका भी जितना भी बच्चा होगा, चाइल्ड होगा, सब ये सब एक जनरेशन में। ठीक है, तो कोई भी जनरेशन में अगर गैप है, पूरे जनरेशन में किसी के पास कोई डिजीज नहीं है, तो वो ऑटोजोमल रिसेसिव हो सकता है। ठीक है, तो फर्स्ट लाइन जस्ट उल्टा था ऊपर वाले के फर्स्ट लाइन का। सेकंड लाइन है अफेक्टेड पेरेंट कैन हैव अनअफेक्टेड, तो इसका भी अपोजिट हो जाएगा अनअफेक्टेड। अनअफेक्टेड पेरेंट कैन हैव अफेक्टेड चाइल्ड। ठीक है, अनअफेक्टेड पेरेंट, ऐसा पेरेंट जो अफेक्टेड नहीं है, उसका चाइल्ड भी अफेक्ट हो सकता है। ठीक है, तब भी ऑटोजोमल रिसेसिव ही होगा। ओके, तीसरा है एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज। एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज इसमें क्या होगा, फादर नेवर अफेक्ट्स सन। कौन सा फादर? अफेक्टेड फादर। अफेक्टेड फादर, कोई ऐसा फादर जो अफेक्टेड है वो अपने सन को कभी भी अफेक्ट नहीं करेगा। अफेक्टेड फादर का सन जो होगा वो कभी भी अफेक्टेड नहीं होगा, तो क्या होगा, एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज। ठीक है, दूसरा लाइन इसमें यही है कि अफेक्टेड फादर अफेक्ट्स डॉटर ऑलवेज। ठीक है, अफेक्टेड फादर अपने सन को अफेक्ट कभी नहीं करेगा, और अफेक्टेड फादर अपने डॉटर को हमेशा अफेक्ट करेगा, ऑलवेज करेगा। ठीक है, डिजीज नंबर 4 एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज, सॉरी ये था एक्स लिंक्ड डोमिनेंट डिजीज था, मिस्टेक हो गया, एक्स लिंक्ड डोमिनेंट था ये होगा एक्स लिंक्ड रिसेसिव। इसमें क्या है, मदर टू सन एंड फादर टू डॉटर। बहुत ही सिंपल इसमें भी है, मदर अपने सन को अफेक्ट करेगी, फादर अपने डॉटर को अफेक्ट करेगा। तो इस तरह का अगर कंडीशन मिले तुमको कि किसी जनरेशन में देख रहे हैं कि मदर अफेक्टेड है और उसका सन भी अफेक्टेड है, एक्स लिंक्ड रिसेसिव बोला जाएगा। और अगर कोई फादर अफेक्टेड है और उसकी डॉटर अफेक्टेड है तो वो एक्स लिंक्ड रिसेसिव कहा जाएगा। ठीक है, और इसमें नेवर फ्रॉम फादर टू सन, नेवर फ्रॉम फादर टू सन, कभी भी, देखो ये लाइन लिखा है कि फादर डॉटर को तो अफेक्ट करेगा ही, बट फादर नेवर अफेक्ट टू सन। ठीक है, नेवर फ्रॉम फादर टू सन, इस तरह का ट्रांसमिशन कभी नहीं होगा। तो ये था 4 डिजीज। इन्हीं चारों डिजीज के बारे में हम लोग को पढ़ना है पेडिग्री एनालिसिस में। पेडिग्री एनालिसिस में एक फैमिली ट्री रहेगा, जिसमें ये तुमको एनालाइज करके बताना है, देख के बताना है कि ये तो फैमिली ट्री में बना रहेगा कि कौन अफेक्टेड है, कौन किसका चाइल्ड है, कौन किसका सन है, कौन किसका डॉटर है, ये बना रहेगा। और यही जान के हम लोग को बताना है कि इन चारों में से कौन सा डिजीज है। ठीक है, तो अगले वीडियो में हम लोग ये जानेंगे, कुछ फैमिली ट्री बनाएंगे, उसमें ये देखेंगे कौन सा डिजीज है, मतलब इसका एक एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे, बहुत सारा डिजीज देखेंगे, ऑटोजोमल डोमिनेंट में कौन सा डिजीज होता है। ठीक है, तो एक फैमिली ट्री के थ्रू हम लोग इन चारों का एनालिसिस अगले वीडियो में करते हैं। ठीक है, तो वीडियो देखते रहो लगातार। ठीक है, थैंक यू।